हेलो सांग मैंने केमती अच्छा समस्त को मोर प्रणाम भावुँ बहुत बढ़िया थे आ पढ़ापढ़ी जोरदार सेमती भल भाव में चल रखिथे। ठीक अच्छे 17 तारीख आम ओटीटी तो नेक्स्ट तो अपकमिंग जेटी सीटीटी ओएसएसटी सबके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीडीपी। देखो जो पियाजेट थ्योरी कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं। आप कॉन्सेप्ट क्लास पक्का देखिए, एमसीक्यू देखिए या ना देखिए, गो थ्रू कीजिए जो कॉन्सेप्ट क्लास है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको मे भी अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व करना भी एबिलिटी बन जाता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 55 एमसीक्यू क्वेश्चन विथ आंसर्स दैट इज रिलेटेड टू द पियाजेट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। गो थ्रू इट, डेफिनेटली यू विल गेट 3 to 4 मार्क इन योर एग्जाम पेपर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए 1000, अदरवाइज 1500, शॉर्ट नोट चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लास चाहिए, तो आप जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए अवेलेबल कर लेती हूँ। थैंक यू। जस्ट लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? पियाजेट थ्योरी मेनली डील्स विथ। एक्चुअली पियाजेट थ्योरी किससे डील्स होता है हम अभी देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट का मेनली डील्स करता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ऑलवेज जब हम क्वेश्चन करेंगे हम देखेंगे टाइम के साथ ही जाएंगे, टाइम के साथ साथ हम क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन करेंगे और चाहिए तो हमको और ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करना चाहिए। मोरल डेवलपमेंट कौन दिए थे, सोशल डेवलपमेंट कौन दिए थे, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है बोल के हम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं 50 क्वेश्चन रखी हूँ, उतना बड़ा एक्सप्लेनेशन होगा ही नहीं। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, जो हार्ड लगेगा आप लोग को, डिफिकल्ट आपको फेस होगा तो मैं उसको एक्सप्लेनेशन कर लेते। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? द फादर ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। वो कॉग्निटिव का पियाजेट किसका फादर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप ध्यान रखिए, ये वाला क्वेश्चन सीटीईटी बहुत पूछता है और ओटीईटी भी और ओएसएसटी भी। देखो पियाजेट किसका फादर है? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर है। तो ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर कौन है, बिहेवियरिज्म का फादर कौन है, हम बाद में देख लेंगे। सब के सब हम करेंगे, एक एक करके देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं अभी देखेंगे। क्या होता है? कंस्ट्रक्टेड नॉलेज, इमिटेशन, और क्या देता है? इमिटेशन। नेक्स्ट क्या होता है? कॉपीज बिहेवियर, मेमोरीज। कॉपीज बिहेवियर नहीं होता है और इमिटेट नहीं करता है, मेमोरी नहीं करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म फादर है ना पियाजेट, तो इसीलिए वो कंस्ट्रक्ट के ऊपर बात करते हैं, कंस्ट्रक्ट नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले? स्कीमा क्या है? मेंटल फ्रेमवर्क है ना, वो मैच्योरिटी नहीं है, इमोशंस नहीं है और बिहेवियर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब क्या होता है? देखो, एडजस्टिंग ओल्ड स्कीमा नो, यूजिंग एग्जिट स्कीमा नो, एग्जिट का स्कीमा यूजिंग नहीं है। हाँ यस सॉरी दैट इज माय मिस्टेक्स। तो हाँ ये क्या होता है? असिमुलेशन। हाँ, यूजिंग एग्जिटिंग स्कीमा में एग्जिट करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको असिमुलेशन बोला जाता है। थैंक यू, इट इज माय अपोलॉजी, दिस इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अकोमोडेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 मैं इसको क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं की हूँ, क्योंकि मैं कंसेप्ट क्लास में क्लियरली एक्सप्लेनेशन की हूँ। असिमुलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है, और अभी देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 2। इक्विलिब्रिएशन क्या करते हैं? प्रीवियस स्कीमा में जो इंफॉर्मेशन होता है, हमारे स्कीमा में प्रीवियस इंफॉर्मेशन एंड न्यू इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा? दैट मीन्स बैलेंस मेंटेन करेगा। तो इसीलिए वो क्या होता है? बैलेंस ऑफ द असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमुलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है? प्रीवियस नॉलेज क्या है? असिमुलेशन है, और अकोमोडेशन क्या है? न्यू नॉलेज, जो न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ है वो अकोमोडेशन है। असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन का बीच में जो बैलेंस है वो इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 अभी देखेंगे हम, में 0 to 2 years। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो 2 to 7 years को क्या बोला जाता है, 7 to 11 को क्या बोला जाता है और 12 को क्या बोला जाता है, वो आप कमेंट में लिखना है। तो ये क्या है? फॉर्मल, ये क्या है? कॉन्क्रीट, ये क्या है? प्री ऑपरेशनल। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? कौन सा पीरियड में? सेंसरी मोटर पीरियड में।
प्री ऑपरेशनल में नहीं होता है, कॉन्क्रीट में नहीं होता है, फॉर्मल में तो नहीं होता है। तो हमारा क्या होता है आंसर यहाँ पर, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम अभी। ईगोसेंट्रिज्म इज टाइप क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म जाता है जो खुद का व्यू पॉइंट में सोचते हैं और हमारा अपोजिट व्यू पॉइंट की दूसरा व्यू अपोजिट डायरेक्शन का व्यू पॉइंट को जो नहीं सोचते, दैट इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म। जब वो बढ़ के जाते हैं, फॉर्मल कंक्रीट ऑपरेशनल में हो जाता है, फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड में हो जाता है, तब वो ईगोसेंट्रिज्म को रिड्यूस करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, 2 to 7 ईयर्स होता है। ये क्या सेंसरी मोटर होता है, ये क्या होता है कंक्रीट ऑपरेशन, ये क्या होता है फॉर्मल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कंजर्वेशन डेवलप कंक्रीट। कंजर्वेशन सी को सी याद रख लेना। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन मतलब समझ में आता है क्या, वो क्वांटिटी के बारे में सोच सकता है, जो बड़ा दिखता है वो बड़ा नहीं होता है, उसको समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि उसको कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड में आ जाता है। थिंकिंग पावर, कॉग्निटिव थिंकिंग पावर भी इसमें हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 अभी देखेंगे। ऑपरेशनल स्टेज का एज कितना है, कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है उसका एज कितना है, 7 to 11। 2 to 7 क्या होता है प्री ऑपरेशनल, 0 to क्या होता है सेंसरी मोटर, और 12 क्या होता है फॉर्मल स्टेज। कितना बार मैं बोल रही हूँ, आप सुनने से ही आपका याद रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वो बार बार ऐसे क्यों रिपीट कर रहे, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में आ रहे तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे, ऑपरेशनल स्टेज में 7 to जो 11 है, 7 to जो 11 ईयर्स है वहां से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, और उसमें ही वही स्टेज में ही लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोले हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ से आ जाते हैं, अमृत सोचन जिसको बोलता है, तो हम मतलब जो देखने में नहीं आता है फिर भी उसके बारे में हम सोच सकते हैं, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशन। लास्ट ऑपरेशन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हमारा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 अभी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कब आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है। ये तो लास्ट है, हाइपोथेटिक मतलब समझ में आ रहे हैं तो आपको, ये तो लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 17, इसमें समझने के लिए कोई नहीं, ये फैक्ट बेसिस है, उसको याद रखना चाहिए, कौन सा एज में, कौन सा पीरियड में, कौन सा स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होता है बच्चे को अकॉर्डिंग टू द पियाजेट। तो क्वेश्चन नंबर 16 अभी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एनिमिज्म क्या है बोल के, जब मतलब जब बच्चे गिर जाते हैं, नहीं तो कहाँ लग जाता है, जैसे कि बेड का साइड में चेयर कहाँ लग जाने से वो रोना लगते हैं, और कोई मम्मी पापा कोई आके उसको पकड़ लेते हैं और उसको वही बेंच हो, डेस्क हो, मतलब कॉट हो, किसको मारते मतलब बेड हो मारते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हाँ वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी फीलिंग्स होता है, दैट इज कॉल्ड एनिमिज्म। तो क्या होता है, बिलीव ऑब्जेक्ट आर अलाइव, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को वो लिविंग जैसे सोचता है, मुझे जैसे पेन हुआ है उसको भी पेन हो गया है, दैट इज कॉल्ड एनिमिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हो गया। 18 अभी देखेंगे। 18 में क्या बोले, प्री ऑपरेशनल जो सेंसरी मोटर में तो नहीं होता है, क्योंकि ये सेंस का थ्रू में वो सीखते हैं सब, तो ये तो नहीं होता है। कंक्रीट में तो लॉजिक आ जाता है, फॉर्मल तो और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाता है, तो ये क्या होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में एनिमिज्म देखने में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, ये है ना, वो एक क्वेश्चन रिपीटेड था इसलिए मैं नहीं करे, वो क्या था, इजी टू मॉडरेट था। अभी जो 1 से और 40 तक करेंगे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ये ना सब हमारा जेटी OSST वो सब आने वाला है। ये क्या होता है, वो पहले जो 20 था वो इजी टू मॉडरेट था, अभी वो जो 22 और रिमेनिंग जितना क्वेश्चन होगा वो मॉडरेट टू क्या होता है, थोड़ी हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अभी देखेंगे। पियाजेट कंसीडर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्राइमरली एज ए प्रोसेस ऑफ, पियाजेट कंसीडर किए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्राइमरीली एज ए प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस है, पैसिव है नहीं, एक्टिव कंस्ट्रक्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। एक्टिव कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एक्सटर्नल, नेक्स्ट और डी में क्या है, बट ये आंसर सही होता है क्या है कि एक्टिव कंस्ट्रक्ट, क्योंकि पियाजेट कंस्ट्रक्टिविज्म थे, तो इसीलिए वो हमेशा बोलते हैं कि लर्नर हमेशा एक्टिव रहेगा, डूइंग दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग होगा, तो इसीलिए वो क्या होता है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले, विल गेट 1 मार्क फ्रॉम दिस साइड। तो हम क्या करेंगे, ये सी आंसर होगा। देखो असिमुलेशन डोमिनेंस नहीं होता है, अकोमोडेशन डोमिनेंस नहीं होता है, इसमें क्या होता है, जब न्यू इन्फॉर्मेशन आता है
जब क्या होता है न्यू इन्फॉर्मेशन आता है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब कन्फ्लिक्ट करता है एग्जिस्टिंग स्कीमा में एग्जिट करने के लिए, उसको कंफ्यूज लगता है, मतलब डाउटेबल लगता है, डाउट ऐसे रहता है जिसको डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अभी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले हैं अभी हम देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एडवांस ऑब्जेक्ट परमानेंस। बेस्ट रिप्रेजेंट क्या लिखा हुआ है, बेस्ट रिप्रेजेंट एडवांस ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है देखो, सर्चिंग फॉर फुल विजिबल ऑब्जेक्ट नो, सर्चिंग फॉर ए पार्शियली हिडन ऑब्जेक्ट नो, तो सर्चिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 और मोर डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो क्या बोले बेस्ट प्रेजेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या होता है कि वस्तुत्व का स्थायित्व बोलते हैं हिंदी में। एक वस्तु का साथ वो खिलता रहता है, उसको यूज करता रहता है, वो उसका साथ और एक बार एक्सचेंज करवा देने से वो नहीं, मैं जो पुराना वाला डॉल और बॉल हॉर्स कुछ भी खिलौना में टेडी बियर खेल रही थी, मुझे वही चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। समझ में आया क्या मैं क्या बोलने वाली थी। माय व्यू पॉइंट में थोड़ी आप सोचिए, एक बच्चे को एक डॉल दे देते हैं, वो डॉल को छुपा देने को और 2 डॉल 3 डॉल दे देने से वो उसको नहीं लेता है, वो रोता है क्योंकि उसको वही चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तुत्व का स्थायित्व जिसमें हिंदी में बोला जाता है, और उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस भी बोला जाता है। सर्चिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट को सर्च करता रहता है, ढूंढता है, और आफ्टर 2 और मोर उसका डिस्प्लेसमेंट में उसका ना दे के छुपा के रख के वो और दूसरा देने से भी वो उसको नहीं लेगा, उसको वही पहला वाला चाहिए, दैट इज कॉल्ड बेस्ट रिप्रेजेंट एडवांस्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, सेरीमोटर प्री ऑपरेशनल स्टेज, नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, नेक्स्ट फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये वाला इरिवर्सिबल का बात कौन सा स्टेज में आता है, हमारा प्री ऑपरेशनल। क्या होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमारा रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाता है बच्चा, तो इसलिए बी आंसर होगा। ये देखो रिवर्स वो एक्शन नहीं ले पाता है, जो ज़्यादा दिखने में वाले हो वही ज़्यादा है, चाहे उसमें कम हो लेकिन देखने में ज़्यादा है, मतलब वही ज़्यादा है। तो ये कौन सा पीरियड में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, नहीं होता है तो सेंट्रेशन एंड द इरिवर्सिबिलिटी, मतलब उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चे को प्राइमरीली उनको कंजर्वेशन नहीं आता है, रिवर्स सोचना नहीं आता है, डिसेंट्रेशन करना नहीं आता है, सेंट्रेशन करना और इरिवर्सिबल सोचना उनको नहीं आता है, इसीलिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में चिल्ड्रन ऑकर्स करता है कि कंजर्वेशन फेल्योर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, मैं होप कर रही हूँ कि मैं बिलीव कर रही हूँ आप मेरे एक्सप्लेन को सुन रहे हैं और समझ भी पा रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। मतलब मैं क्या समझाई थी कि कॉन्सेप्ट क्लास में, मतलब जब वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, वेट और हाइट का ऑर्डर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो जब कर पाता है उसको सेरिएशन बोलते, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेरिएशन मतलब क्या होता है, बच्चे को आ जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे घुमा के भी दे देता है क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड सेरिएशन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हुआ है होता है, तो ये बी ही सही आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग एमरेज्ड ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग बा थिंकिंग कौन सा आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। बस ये तो लास्ट है, 12 से प्लस होता है, 11 से भी प्लस आने से भी वो सही होता है। देख के क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन देख के करना। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखा, इन द 3 माउंटेन टैक्स इगोसेंट्रिक एरर्स शो दैट चिल्ड्रन। देखो चिल्ड्रन का पास ये देखो, ये इसमें तुम लोग को क्या समझ में आता है, देखो इन द 3 माउंटेन टैक्स 3 है, इगोसेंट्रिक एरर शोज द चिल्ड्रन, जिसका पास 3 माउंटेन दो 5 माउंटेन दो 10 माउंटेन दो। तुम लोग का क्वेश्चन का पजल इधर है, जिसका पास इगोसेंट्रिक होता है वो क्या एरर करते हैं, बस 3 माउंटेन दो और कुछ दे दिया और कुछ जो चिल्ड्रन क्या करते हैं इगोसेंट्रिक रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो इगोसेंट्रिक में कैसे वो टैक्स को कौन सा रेस्पेक्टिव में वो देखते हैं, कैन नॉट परसीव डेप्थ, वो डेप्थ को जान नहीं पाते,
जिसका एगोसेंट्रिक होता है वो क्या डेप्थ को नहीं जा पाते हैं ना। एगोसेंट्रिक मतलब क्या होता है, वो दूसरा का पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो सोच नहीं सकते, खुद का पर्सपेक्टिव वो खुद ना अपना व्यू पॉइंट में सोच सकते हैं, दूसरा का व्यू पॉइंट में सोच नहीं सकते, यही तो बात था। तो कैन नॉट टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, दैट इज कॉल्ड द क्या, इगोसेंट्रिक। ये क्वेश्चन आपको क्या समझ में आता है, ये सो इतना सब घुमा फिरा के दिए हैं, बट वर्ड का आंसर इधर ही है। आपको थोड़ी देखना क्वेश्चन अच्छा से और समझना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, कंसंट्रेशन क्या है, वो क्या अलाउ करता है, फोकस ऑन एस्पेक्ट, नो एस्पेक्ट फोकस कहाँ करता है, फॉर्मल स्टेज में करता है। इग्नोर ऑल एस्पेक्ट्स, नहीं, इग्नोर तो नहीं हो सकता है। कंसीडर मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, यस। डिसेंटर मतलब देखो ये है सेंटर, एक दिशा में सोचना, डिसेंटर मतलब वो इधर इधर हर प्लेस में सोच सकता है, दैट इज कॉल्ड डिसेंटर। डिसेंटर मतलब क्या है, कंसीडर मल्टीपल एस्पेक्ट। ये सिचुएशन, एक सिचुएशन अभी वो फेल हो गया, नहीं तो अभी पेपर क्रैक नहीं हुआ, नहीं तो वो कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोले, वो कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखे तो ओले क्या करके वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करके गए और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। तो वो सोचता है डिसेंट्रलाइज करके सोचता है, डिसेंट्रेशन में सोचता है, ऐसे क्यों हुआ है, मैं इतना पढ़ के आई हूँ तो मुझे कंफ्यूज क्यों लग रहे, समझ में आए। तो इसको क्या बोल जाते हैं, एक सिचुएशन का मल्टीपल एस्पेक्ट में सोचना को डिसेंट्रेशन बोल के बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जितना सब हमारा ऑप्शंस दिए, ये ऑप्शन से कौन सा एक ऐसे है जो क्या आता है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल पीरियड, कौन सा, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड में, वो हम देखेंगे वो ऑप्शन सब क्या है। याद रखना क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज नॉट, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, आंसर को थोड़ी, क्वेश्चन को थोड़ी देखना। नॉट ऐसे एक वर्ड है जो आंसर को पूरा रिवर्स करवा देते हैं, ठीक है। तो यह लिखा हुआ है नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल। देखेंगे अब अभी क्या क्या है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, एनफोर्समेंट नहीं होता है, सोशल मॉडलिंग नहीं होता है, सेल्फ रेगुलेशन एंड एक्टिव कंस्ट्रक्शन, यस। जहां पर खुद एक्टिव बन के, खुद एक्टिव रह के, सेल्फ रेगुलेशन करके हम खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन एंड एक्टिव कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द पियाजेट। नॉलेज ग्रो थ्रू, नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमको एक्टिव हमको एक्टिव रहना है और सेल्फ रेगुलेशन करना है, कहाँ हमारा गलती है, हम कहाँ नहीं पढ़ रहे, और ऐसे करके खुद का कंस्ट्रक्शन खुद करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, चाइल्ड स्टॉप बिलीविंग दैट क्लाउड्स, क्या लिखा हुआ है, क्लाउड्स आर अलाइव। देखो क्लाउड्स कहाँ अलाइव होता है, नहीं होता है। द डेमोन्स्ट्रेट रेडिएशंस, ये डेमोन्स्ट्रेट जो दिया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रही है, चाइल्ड स्टॉप बिलीविंग दैट क्लाउड्स आर अलाइविंग, वो क्या करे, स्टॉप कर ले, बिलीविंग मतलब बिलीव करना, वो स्टॉप कर ले, क्लाउड्स आर अलाइव। द डेमोन्स्ट्रेट्स रेडिएशंस इन, रेडिएशंस इज मतलब ये कौन सा है जहां पर वो क्लाउड को बिलीव कर रहे हैं कि स्टॉप बिलीविंग लिखा हुआ है। देखो क्लाउड को बिलीव कर रहे हैं कि वो क्या है, एक अलाइव है, मतलब ये लिविंग बींग्स है। तो ये कौन सा स्टेज में होता है, कौन सा स्टेज में, एनिमिज्म, इकोसेंट्रिज्म एंड तो कॉन्ट्रेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4 भी देखेंगे। 4 में आर्टिफिशियलाइज्म, नो, ये क्या है, एनिमिज्म है, क्योंकि जो इसको निर्जीव को सजीव सोचना ये एनिमिज्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स व्हाई ए चाइल्ड इनिशियली कॉल्स ए व्हाल ए बिग फिश। देखो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्यों एक बच्चा बोल रहे हैं कि ये व्हाल है, ये व्हाल नहीं बोल के वो बिग फिश बोल रहे, क्योंकि उसका पुराना स्कीमा में जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है फिश को देख के, वही पुराना इन्फॉर्मेशन है, अभी तक न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, वो ये क्या बैलेंस नहीं करे। तो पुराना इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है, एसिमुलेशन है। तो ये क्या होता है, एसिमुलेशन होता है। ये एसिमुलेशन का वजह से वो व्हाल को व्हाल नहीं बोल के एक बिग फिश बोल रहे। क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, कंक्रीट आता है, ये कॉग्निटिव आता है, लेकिन अमृत मतलब जो देखने में नहीं आता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बारे हाइपोथेटिकल आने का पीरियड कौन सा है, फॉर्मल स्टेज होता है। तो ये इसका आंसर 15 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 अभी देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इन्वॉल्व्स इन इनिशिएटिव
इनिशिएटिव रीजनिंग बट लैक्स लॉजिक। एक्चुअली ये रीजनिंग आता है, उतना तर्क लगाते हैं, लेकिन उतना तर्क लगा नहीं सकते हैं जैसे कि फॉर्मल में आता है, तो वो लैक ऑफ लॉजिक। बट ये रीजनिंग लगाते हैं बट लॉजिक नहीं लगा सकते। वो कौन सा एज है? वो कंक्रीट एज होता है, क्योंकि उसी टाइम में उनका जस्ट कॉग्निटिव सोच मतलब कॉग्निटिव थिंकिंग स्टार्ट होता है, लॉजिक जस्ट स्टार्ट होता है। वो रीजनिंग लगा सकते हैं लेकिन लॉजिक लगा नहीं सकते। रीजनिंग एंड लॉजिक का बीच में ज़्यादा अंतर है। रीजनिंग मतलब क्यों बोल के बोलते हैं, लॉजिक मतलब ये सही है क्या, ऐसे आता है, डिसीजन बेस में आ जाता है, इसीलिए उसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखा जाता है कि रीजनिंग लगाते हैं बट लैक ऑफ लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो मैं बोल दूंगा दैट इज माई अपोलॉजी। व्हिच स्टेज इन्वॉल्व्स, कौन सा स्टेज इन्वॉल्व होता है? इनिशिएटिव रीजनिंग भी तो लगाता है, और क्या होता है? लैक ऑफ लॉजिक नहीं लगा सकते। मे बी आंसर बी प्री प्रश्नल होगा, मे बी आई एम कन्फ्यूज इट, बट कंक्रीट ऑपरेशनल सही है। फिर भी देखेंगे यहाँ पर, और रीजनिंग तो स्टार्ट हो जाएगा बट लॉजिक लगा नहीं पाते, वो होगा हमारा क्या कि बी क्वेश्चन होगा, आंसर बी ही सही होगा, बट इट इज कंफ्यूज क्वेश्चन, लेटर आई विल डिस्कस इट। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 आई विल चेक इट। कंजर्वेशन कौन सा एरिया है, केस कौन सा टाइप का डेवलप होता है कंजर्वेशन में? आफ्टर क्या लिखा हुआ है? आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ नंबर में आ जाता है, सिंबलिक भी आ जाता है। बिफोर नहीं होता है, आफ्टर ही होता है। आफ्टर कंजर्वेशन है नंबर को कंजर्वेशन करने से हमारा टाइपिकल डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं? द सिस्टमेटिक टेस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड। देखो, सिस्टमेटिक टेस्ट करके हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वेरिएबल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? तो हम ऑप्शन देखेंगे, कंजर्वेशन, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, नेक्स्ट है इनिशिएटिव थॉट्स। तो इसको क्या होता है हम थोड़ी देख, बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारा क्या होता है, जब हम वेरिएबल करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो क्या होता है? हमारा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं, A child understands that the amount of a clay remains the same even when reshaped. This is मतलब इसको रीशेप्ड किया गया है। रीशेप्ड मतलब अलग प्लेस में डिस्प्लेस हो सकता है और छोटा छोटा पीस में हो सकता है और उसको फैला के रखा सकते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंड, उसको समझ में आता है कि अमाउंट ऑफ द क्ले रिमेन सेम। 1/2 लीटर पानी है, उसको चाहे बकेट में रखो और बोतल में रखो, छोटा बोतल में 1/2 लीटर का बोतल में 1/2 लीटर पानी रखो, चाहे 15 लीटर बोतल में 1/2 लीटर पानी रखो, उसको समझ में आ रहा है कि पानी ही 1/2 लीटर है। तो इसका स्टेज को इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कंजर्वेशन ऑफ द वेट। क्या लिखा हुआ है? कंजर्वेशन ऑफ द वेट। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ द मास। और क्या लिखा हुआ है? और 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, लेंथ तो कंजर्वेशन लेंथ तो होगा नहीं, वेट तो नहीं होगा, इसको मास, वो 1/2 लीटर है। देखो क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ द क्ले, मतलब क्ले का अमाउंट कितना, मास, वेट नहीं होता है, मास होता है। तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ द मास सही होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, पियाजेट थ्योरी डेवलपमेंट प्रोसीड। कैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होता है? लर्निंग, सोशलाइजेशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन। नो सोशलाइजेशन। पियाजेट एंड वाइगोट्स्की दोनों को सोशलाइजेशन का ऊपर ज्यादा फोकस दिए है, तो इसीलिए क्या होता है? आंसर बी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 21, आई एम वेरी सॉरी, अकॉर्डिंग टू द पियाजेट, एक्चुअली वाइगोट्स्की सोशलाइजेशन का ऊपर दिए है, ये सही बोले, लेकिन पियाजेट लर्निंग का ऊपर डिफरेंस दिए। तो ये क्या होता है? वाइगोट्स्की होता है, ये क्या होता है? पियाजेट होता है। थोड़ी अच्छा से देख देना, ये मेरा गलती है। तो ठीक है, ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द पियाजेट थ्योरी डेवलपमेंट द प्रोसीड लर्निंग प्रोसीड को, वो क्या, लर्निंग डेवलपमेंट थ्योरी लर्निंग को प्रोसीड करता है, सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन का बारे क्या बोले? वाइगोट्स्की बोल रहे थे। तो ठीक है, अभी उसका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्टेजेस आर कंसिडर्ड इनवेरिएंट इन दिस मीन्स इनवेरिएंट। देखो, पियाजेट जो स्टेजेस दिए हैं वो क्या कंसिडर किया गया है? इनवेरिएंट है। इसका मतलब क्या है? इसका इनवेरिएंट जो दिया गया है उनका स्टेजेस को, पियाजेट का स्टेजेस को, जैसे कि सेंटीमीटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल, उसको इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन कैन स्किप स्टेजेस, नो, कौन सा चिल्ड्रन भी हो तो यूनिवर्सल है। और क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस इज यूनिवर्सल, यस, ये भी तो सही बात है। रेट ऑफ द प्रोग्रेशन इज फिक्स्ड, नो,
नेक्स्ट कल्चर डिटरमाइंस द ऑर्डर्स, नो। तो इसमें क्या होता है, बी आंसर होता है, ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस आर इनवर्शियल। वो इनवर्शियल स्टेजेस को देख के दिए थे, वो कोई पर्सनल को देख के नहीं दिए थे। स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज रे एज पीरियड कहते हैं 0 to 2 years। तो क्या होता है, इन्फेंट फर्स्ट शो इंटेंशन एक्शन, यस इंटेंशनल एक्शन शो करता है। रिफ्लेक्स सब स्टेज, नेक्स्ट प्राइमरी करिकुलर एक्शंस, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेकेंडरी स्कीमा, नो ये तो स्कीमा नहीं होता है, ये प्राइमरीली दिखाता है। नेक्स्ट डी का ऑप्शन में क्या है हम थोड़ी देख लेंगे। टेट्यूररी सर्कुलरी रिएक्शन नहीं होता है। तो फर्स्ट इंटेंशनली जो एक्शन करते हैं ये कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेकेंडरी स्कीमा, यस सेकेंडरी स्कीमा कोऑर्डिनेशन किसके साथ करते हैं, वो सेंस ऑर्गन्स का साथ करते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, आंसर इसमें क्या होता है, सी होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हो गया, 23 देखेंगे। मोस्ट डिफिकल्ट फॉर ए चाइल्ड इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा टास्क मोस्ट डिफिकल्ट होता है, किसके लिए, बच्चा के लिए। क्या होता है देखो, सॉर्टिंग रेड ऑब्जेक्ट्स, नेक्स्ट एक्सप्लेनिंग अनदर पर्सन व्यू पॉइंट, नेक्स्ट रिकॉग्नाइजिंग शेप्स, नेक्स्ट क्या होता है, नेमिंग एनिमल्स। ये कौन सा टैक्स सो डिफिकल्ट होता है प्री ऑपरेशनल पीरियड में, कौन सा टैक्स बहुत ईगोसेंट्रिज्म होता है। यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के दिया गया है। देखो प्री ऑपरेशनल बच्चे लोग का क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, जो दूसरा का व्यू पॉइंट में सोच नहीं सकते। तो ये क्या होता है, ये सही आंसर होता है बी। मैं क्या सोच रही हूँ, आपको क्या समझाने के लिए सोच रही हूँ, देखो सटिंग रेड ऑब्जेक्ट में वो डरेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑपरेशन वो 0 to 2 सेंसरी मोटर में नहीं है। तो ये रिकॉग्नाइज द शेप, वो शेप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, वो शेप और साइज को अलग बात है। नेक्स्ट नेमिंग एनिमल्स जो बोलते हैं, वो हम जो बोलेंगे ये एप्पल है, ये फैट है, ये कैट है, ये डॉग है, वो सब बोल देंगे। लेकिन वो उसी टाइम में वो ईगोसेंट्रिज्म में आ जाता है, जो दूसरा का व्यू पॉइंट में वो सोच नहीं सकते। तो इसलिए भी ये करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया हुआ है, अच्छा से क्वेश्चन पढ़ने से ये क्या चाहते हैं हमको भी समझ में आ जाता है। क्वेश्चन 3 का बाद 23 का बाद ये क्या है, ये है और उसका फ्रंट में बी है। तो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग यूर पर्सपेक्टिव, ये बी को बोल रहे हैं आपका पर्सपेक्टिव को मुझे समझना डिफरेंट फॉर माइंड, वो मेरे लिए वो क्या होता है, रिड्यूस करना चाहिए। समझ में आए मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग को, उसको वो कौन सा सिचुएशन में होता है, आर्टिफिशियलिज्म में तो नहीं होता है, एनिमिज्म में नहीं होता है, ईगोसेंट्रिज्म में होता है। ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है, दूसरा का पर्सपेक्टिव का हिसाब से दूसरा का व्यू पॉइंट से हमको सोचना में नहीं आता है, इसीलिए पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट लिखा गया हुआ है। तो ये आंसर होगा ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, आज के लिए मैं भी 50 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप इस वीडियो को गो थ्रू कीजिए और कंपलसरी 4 to 5 मार्क्स सिक्योर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट टू यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई मोटिवेशन, लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आप नहीं और जो भी सब OTT जो भी कम्पिटेटिव प्रैक्टिस करे उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। और कमेंट कीजिए आपको जो अभी तक जो आपको नहीं मिला है, जितना आपका सिलेबस है मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ, चाहे कॉन्सेप्ट क्लास हो और हाथ लिख के मैं खुद लिख के नोट देती हूँ, नहीं तो आपको MCQ क्वेश्चन भी दे देती हूँ PDF फाइल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।